बहू, मायके ही तो जा रही हो, इतना सामान खरीदने की क्या ज़रूरत थी। हमारे ज़माने में तो बहुएं मायके से सामान भर भर कर लाती थी, और एक तुम हो जो ससुराल से भर भर के ले जा रही हो। शारदा जी ने अपनी बहू सविता को झिड़कते हुए कहा तो सविता बोली, माँ जी, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई, बस दोनों छोटे भाई बहनों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ। अब बड़ी बहन हूँ तो इतना हक तो बनता ही है, खाली हाथ जाना शोभा थोड़ी देता है। हाँ हाँ, तो हम कब तुझे खाली हाथ भेजते हैं। किलो भर मेवा मिष्ठान हमेशा तुम्हारे साथ जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। खैर, अब इतने पैसे की आग लगा दी है तो ले जाना, मगर अगली बार से ज़रा कम खर्चा करना, बोलकर शारदा जी अपने कमरे में चली गई। अपनी सास की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सविता का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सविता और सोमेश की शादी को 4 साल होने को आए थे। शादी के बाद से ही किसी न किसी रीति रिवाज के बहाने से ही शारदा जी उसे मायके नहीं जाने देती थी। शादी के 2 साल बाद जब से उसका बेटा गोलू हुआ, तब से तो शारदा जी को एक और बहाना मिल गया कि हम गोलू के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी हुआ तो सुबह जाती और शाम को वापस ससुराल आ जाती। इसीलिए इस बार सविता पूरे 10 महीने बाद अपने मायके जा रही थी। गोलू तो एक बहाना था। सच बात तो ये थी कि अगर बहू घर से चली गई तो घर में काम कौन करेगा। वो उनके लिए सिर्फ एक फ्री की काम वाली बनकर रह गई थी, जिसको 4 दिन की छुट्टी देना भी उन्हें ठीक नहीं लगता था। मगर इस बार सविता ने ठान लिया था कि उसकी बुआ की बेटी की शादी है और उसे वो किसी भी हालत में अटेंड करेगी। लेकिन शारदा जी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने सामान का नया बहाना ढूंढ लिया और शाम को जब ऑफिस से उनका बेटा सोमेश घर आया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, एक तो बेटा तू बहू को मायके भेज रहा है और वो भी पूरे 10 दिन के लिए। इतने दिन गोलू के बिना मेरा मन कैसे लगेगा, और फिर बूढ़ी माँ घर के इतने सारे काम अकेली कैसे करेगी। तूने ये भी नहीं सोचा। ये सब सुनकर भी जब सोमेश कुछ नहीं बोला तो शारदा जी असली मुद्दे पर आ गई और कहने लगी कि बेटा, बहू तेरे पैसों में आग लगा रही है। आज न जाने कितने हजारों का सामान अपने भाई बहनों के लिए खरीद कर लाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। अरे माँ, इतने समय बाद मायके जा रही है तो मैंने ही पैसे दिए थे, अब वो उन पैसों को जैसे चाहे वैसे खर्च करे, हमें क्या। आप आराम से चाय नाश्ता कीजिए, वरना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। सोमेश ने माँ को शांत कराते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे क्यों चिंता होगी, मैं माँ हूँ तेरी, मुझे तेरे एक एक पैसे की चिंता है। फिर सविता की ओर घूरते हुए बोली, बहू, पैसा मेरे बेटे का है, तुम्हें यूँ उड़ाने का कोई हक नहीं है। इस बार तो तुमने अपने मन की कर ली, अगली बार से अगर ऐसा करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में भुन भुनाते हुए शारदा जी बाहर चली गई। सविता वहीं खड़ी आंसू बहाती रही और उस दिन को याद करने लगी जब शारदा जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा था कि तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी, जो मन करे वो करना, पढ़ाई लिखाई इतनी की है तो नौकरी भी कर लेना। मैं बहुत खुले विचारों की हूँ। लेकिन हुआ उससे उल्टा। शादी के 2 महीने बाद जब सविता ने नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो शारदा जी रीति रिवाज और घर परिवार का झंडा लेकर बैठ गई। लोग क्या कहेंगे, बहू घर में भूखे मर रही थी जो बाहर कमाने चल पड़ी, भीड़ बसों में धक्के खाने, अनजान मर्दों के साथ काम करने। तुम्हारी 2 टके की नौकरी के पीछे हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ना बाबा ना, ये तुम्हारी 4-5 हज़ार की नौकरी हमें नहीं करवानी। चुपचाप घर में बैठो, खाओ पियो, मौज करो। इन्हीं सब बातों को याद करके सविता सोचने लगी कि ये कैसी मौज है जो आज तक समझ नहीं आई। घुट घुट कर जीना, एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना, छोटे से छोटे खर्चा करने पर भी 100 बातें सुनना। पैसा मेरा बेटा कमाता है, तुम खुले हाथों से लुटाती हो। तुम्हें तो बचत करना नहीं आता,
पैसा कमाओगी तब पता चलेगा, और भी न जाने क्या क्या। इस घर में आकर तो सविता की सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई थी। खैर, अभी वो अपना दिमाग सास की बातों में न लगाकर जितने भी दिन मायके जाने के लिए मिल रहे थे उसे जी भर के जीना चाहती थी। अगली सुबह सविता अपनी खुशी को मन में दबाए अपने मायके के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि अगर जरा सी भी खुशी उसने जाहिर की तो सास की बीपी कभी भी बढ़ जाएगी, और अगर सास की बीपी बढ़ गई तो अगले 7 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठेगी और वो मायके नहीं जा पाएगी। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए सविता मायके पहुंच गई। वहां पर माँ, पिताजी, भाई बहन सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लाडली बिटिया 10 महीने बाद घर आई थी तो घर में खुशियां तो आनी ही थी। 2 दिन सविता ने खूब आराम किया। तीसरे दिन सभी लोग बुआ के घर के लिए निकल पड़े। वहां जाकर तो जैसे सविता को पंखी लग गई। दोनों बुआजी और सारे भाई बहन मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाते। रात को सभी एक हॉल में बिस्तर बिछाकर सोते, पुरानी यादें ताज़ा करने लगते। शादी वाले दिन सुबह सविता का फ़ोन बजा। फ़ोन नंबर देखा तो उसके पति सोमेश का ही फ़ोन था। उसने आज शाम को ही आने के लिए कहा तो सविता भड़क उठी। ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मुझे आए हुए 5 दिन ही हुए हैं और आप मुझे आज शाम को ही ले जाने की बात कर रही हैं। कम से कम विदाई तक तो रुकने दीजिए। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कैद खाने जैसे घर में शादी हुई है मेरी। गुस्से में बोलकर सविता ने फ़ोन पटक दिया। तभी उसकी बुआ की बेटी प्रिया कमरे में आई और बोली, दीदी क्या बात है, इतना गुस्से में क्यों हो? जीजा जी से लड़ाई क्यों कर रही हो? तू चुप कर, तेरी अभी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए इतनी जबान चला रही है। बोलकर सविता की आंखों में पानी आ गया। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या हुआ? कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरे पास आपकी बात का कुछ हल हो। तो सविता बोली, तुझे पता है मेरी सास के लिए सिर्फ मैं एक नौकरानी हूँ। 5 दिन हुए हैं मुझे आए हुए और मेरी सास बाथरूम से फिसलने का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई है। डॉक्टर ने तो कहा है कि कोई चोट नहीं आई है, फिर भी रो रो कर कह रही है कि बहू को बुलाओ, कहीं पोते को देखे बिना मैं मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा भटकती फिरेगी। ऐसे ऐसे नाटक कर रही है मुझे मायके से बुलाने के लिए। रोते रोते सविता ने अपनी सारी बात अपनी बुआ की बेटी प्रिया के सामने कह डाली। सारी बात सुनकर प्रिया बोली, आप भी ना दीदी, आज के ज़माने की लड़की होकर भी बस रोना जानती हो। दीदी एक बात हमेशा याद रखना कि जो दबता है ना उसे ही दबाया जाता है। आप अपने लिए बोलना सीखो, फिर देखना सब आपकी बातें सुनेंगे। प्रिया ने सविता को समझाते हुए कहा। तो सविता बोली, ये सब किताबी बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक घरेलू औरत को हर कोई कीड़ा मकोड़ा समझता है, जब चाहे तब मसल कर रख देता है। नहीं दीदी, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देती हैं। आप थोड़ा तो आवाज़ उठाएं, देखना बदलाव ज़रूर होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जहाँ 4 पैसे भी भीख की तरह मिलते हैं मुझे, उस पर भी 100 सवाल किए जाते हैं कि वो कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए। तंग आ गई हूँ मैं हाथ फैलाते फैलाते। इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी कि हाथ फैलाना बंद कीजिए और हाथ से छीनना सीखिए। चलो मान लिया कि वो लोग बाहर काम नहीं करने दे रहे, पर आप घर में शुरू कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन जीजा जी भी घर आई हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। लो दीदी, इतना हुनर है आपके अंदर, साड़ी ड्रेपिंग, जूड़ा, हेयर स्टाइल बनाना, सूट सिलाई करना, ब्लाउज सिलना, सब कुछ तो आता है आपको। फिर भी बोलती हो कि मैं कर ही क्या सकती हूँ। आप ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर घर में ही खोल लो, फिर देखना घर में भी कितनी कमाई आने लगेगी। लेकिन प्रिया, तुझे क्या लगता है कि मेरी सास मुझे ऐसा कुछ भी करने देगी? अरे दीदी, कोशिश तो करो, कोशिश करोगी तो देखना सफल भी हो जाओगी। प्रिया की बात सविता को भी सही लगी। ऐसा ही कुछ सोचकर वो शाम की शादी की तैयारियों में जुट गई।
शाम को सोमेश भी शादी में शामिल हो गया और अगले दिन सुबह विदाई होते ही बिना किसी आनाकानी के बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सविता सोमेश के साथ ससुराल आ गई। सविता को घर में देख सास अगले दिन ही भली चंगी हो गई। उसे पता था कि सास नाटक कर रही होगी और वही हुआ। सोमेश ने भी इतना तो जान लिया था कि माँ ये सब ड्रामा सिर्फ बहू को बुलाने के लिए ही कर रही थी। उसे अच्छे से पता था, लेकिन अगर माँ को कुछ कहता तो जोरों का गुलाम कहकर न जाने कितनी बातें सुननी पड़ती, इसीलिए चुपचाप रह गया। एक दिन मौका पाकर सविता ने सोमेश से बात की और नीचे वाले खाली पड़े कमरे को पार्लर बनाने की बात बताई। तो सोमेश बोला कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा आइडिया माँ को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सोमेश, माँ जी को मेरा घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं, मगर ये काम तो मैं घर में रहकर ही कर रही हूँ, और फिर आपको भी थोड़ा बहुत मेरा सहयोग तो करना ही पड़ेगा। 4 पैसे घर में आएंगे तो सोचो भला तो आपका ही होगा। बात सोमेश को भी ठीक लगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं बढ़ाई को बुलाकर तुम्हारे लिए कमरा ठीक करवाता हूँ, तुम काम शुरू करो, मैं माँ से बात करूँगा। जैसे ही सोमेश ने शारदा जी से इस बारे में बात की तो वो तमतमाते हुए बोली, यह घर मेरा है, यहाँ पर कोई पार्लर वाला नहीं खुलेगा। तो सोमेश बोला, माँ ये घर से बाहर जाकर तो काम नहीं कर सकती, पर घर के अंदर तो कर ही सकती है, और मुझसे अकेले इस घर के खर्चे नहीं संभाले जाते। गोलू भी कल को स्कूल जाना शुरू करेगा, हम आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे। अगर सविता घर से ही काम करेगी और 4 पैसे कमाएगी तो सहयोग तो मेरा ही होगा ना। देख बेटा, बन गया ना तू जोरों का गुलाम। सोच बेटा, बहू काम करेगी तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। लोग कहेंगे कि उनके घर में भूख आ गई है, जो बहू ने घर में ही सिलाई सेंटर और पार्लर खोल लिया है। शारदा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सोमेश बोला, माँ बस बहुत हुआ, आपने मेरी शादी के समय कहा था कि सविता नौकरी कर सकती है। अगर आज वो नौकरी कर रही होती तो मेरे बराबर कमाती। अब तक सब कुछ आपके हिसाब से ही हुआ है, लेकिन अब थोड़ा बहुत बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, वरना जीवन भर पैसों की किचकिच बनी रहेगी। बेटे की बात सुनकर शारदा जी सख्ते में आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि बेटा अब उनकी एक बात भी नहीं मानेगा, इसीलिए चुपचाप मुंह टेढ़ा करके अपने कमरे की ओर चली गई। अपने पति का साथ पाकर सविता ने अपना पार्लर और सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं उसका काम परखने आने लगी। मगर ये क्या, भाभी सविता ने पार्लर और सिलाई का काम शुरू किया है, ये सुनकर उसकी ननद रचना कभी भी पार्लर में आ धमकती और अपना काम निकलवाती। खास ननद का तो ठीक है, मौसी और मौसी सास की बेटियां भी सविता के पास आकर फ्री में कपड़े सिलवाती और फेशियल करवाती। 1-2 बार तो सविता ने कुछ नहीं कहा, मगर उनका यूं बार बार आने से उसे नुकसान होने लगा। तो सविता अपनी सास शारदा जी से बोली, माँ जी, दीदी को बोलिए 4-5 बार तो मैंने फ्री में सर्विस दे दी, मगर अब आगे नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी क्रीम पाउडर का खर्चा होता है और सूट सिलाई में कितना वक्त जाता है। अगर यूं ही मुफ्त में काम करती रही तो फ़ायदा तो छोड़िए, सिर्फ नुकसान ही होगा। देखो तो महारानी को एक बार मेरी बेटी पार्लर में क्या आ गई और 2-4 सूट क्या सिलवा लिए, इसको तो खटकने ही लगी। आने दे अब सोमेश को, तेरी अच्छे से खबर दिलवा दूंगी। अरे बहन बेटियां तो घर में बरकत करती हैं, यही सोचकर तो मैं मेरी बहन और उसकी बेटी को यहाँ आने को कहती हूँ, मगर तुझे तो मेरी बहन बेटियाँ बुरी लगती हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं जब तुझे मैं भी इस घर में बोझ लगने लगूंगी। माँ जी, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप तो उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आप ही बताइए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इतने में सोमेश भी घर आ गया। उसे देखते ही शारदा जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लिया तेरी बीबी से काम करवाने का नतीजा। अरे 2-4 बार तेरी बहन और मौसी क्या आ गई इसके पार्लर में,
ये तो मुझे ही 4 बातें सुनाने लगी कि मुफ्त में काम करवा के जा रही हैं, मुझे नुकसान होगा। अरे बहन बेटियां भी क्या पैसे देकर जाएंगी? वैसे भी इस गरीब घर की लड़की ने आज तक मेरी बेटी को दिया ही क्या है। आज जरा सा काम क्या कर दिया तो ये महारानी मुझे 4 बातें सुनाने लगी। माँ, बहुत हुआ, आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो। सविता ने मुझे भी बताया था, दीदी कोई एक बार नहीं आई, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ चली आती है और फ्री फोकट में पार्लर की सर्विस उन्हें दिलवाती है और फ्री में कपड़े सिलवाती है। अगर वो सविता की मेहनत का पैसा दिलवाती तो कोई बात होती, मगर वो तो अपने साथ साथ 4 लोगों का काम भी फ्री में करवा रही है। अब आप ही बताइए, पार्लर में आया सामान, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, क्या सब कुछ फ्री में आता है? नए काम को शुरू करने में हमें अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, कुछ नहीं तो कम से कम जो लगाया है उतना पैसा तो निकल आए, वरना हमें घाटे में इस पार्लर और सिलाई को बंद ही करना पड़ेगा। घाटे का नाम सुनते ही शारदा जी बहुत खुश हो गई। आखिर वो यही तो चाहती थी, अपनी बेटी और रिश्तेदारों को जानबूझकर सविता के पार्लर में फ्री में काम करवाने के लिए भेजती, ताकि सविता का नुकसान हो जाए और वो पार्लर बंद करके बैठ जाए। अरे बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी बहू को कुछ अकल नहीं, उसे कुछ नहीं आता, तभी तो मैंने नौकरी नहीं करने दी इसे। अरे मैं तो कहती हूँ कल बंद करती, आज ही बंद कर दे इसे और चुपचाप से रसोई का रास्ता देख। माँ, तुम सही कह रही हो, हमें पार्लर बंद कर देना चाहिए और साथ में अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना भी चाहिए, क्योंकि आपको मेरी पत्नी ना पहले पसंद थी और ना आज है। आप तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ खुश रहती हैं, तो मैंने भी फैसला कर लिया है, अब से हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? आखिर तुम लोग अपने घर को छोड़कर जा ही कहाँ सकते हो? बाहर किराया देखा है, जितना कमाता है उससे किराया भी नहीं भर सकता। ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ नहीं रहूँगा। शारदा जी गुस्से में बोली तो सोमेश ने कहा कि माँ, मैंने ऐसा मकान देखा है, उसमें नीचे दुकान भी है, जहाँ सविता अपने पार्लर और सिलाई का काम आराम से कर सकती है। और आप कह रही हो ना कि बहू को तेरे पैसों में आग लगाने की आदत है। मेरी नौकरी चली गई, जब मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने क्या कहा कि आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जबकि आपके पास पिताजी की पेंशन आती है, लेकिन आज तक आपने हमें उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया। उस वक्त मुझे सविता ने ही बचे खुचे पैसे निकाल कर दिए, ताकि मैं निश्चिंत होकर नौकरी की तलाश में बाहर जा सकूं। यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब भी आपने हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सविता का पार्लर बंद कराने के लिए नए नए पैतरे आजमाए। यही नहीं, दीदी को सोने की चैन भी उसके जन्मदिन पर उपहार में दे दी। अब आप ही बताइए, घर में इतनी तंगी थी और आप सोना बांटती फिर रही थी, आपने अपने बेटे बहू के लिए 1 रुपया नहीं निकाला और बेटी दामाद को तोहफा दिए जा रही हो। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आप अपने बेटी दामाद के साथ खुश रहिए। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, बोलकर दोनों पति पत्नी अपना सामान बांधने लगे। ये सुनकर शारदा जी सक पकाते हुए बोली, अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो तेरी बीवी ने तेरे कान भरे हैं। वो तो तेरी बहन की चैन पुरानी हो गई थी, इसीलिए मैंने कुछ रुपए देकर दूसरी बनवाई। और फिर बेटा, तो अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी? थोड़ी तो शर्म कर बेटा। माँ, गलत तुम कर रही हो और शर्म मुझे आनी चाहिए, ये कहाँ का न्याय है? मैं एक नालायक बेटा कहलाना पसंद करूँगा, मगर अभी इस घर में 2 घड़ी भी नहीं रुकूँगा। अभी तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर इस घर में राज करना, मैं यहाँ से चला। बोलकर सोमेश और सविता अपना सामान बांधकर अपने बेटे गोलू को साथ लेकर घर से निकल गए। शारदा जी को अब भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। उन्हें लगा बेटा बहू को जब उनसे अलग होकर आटे दाल का भाव पता चलेगा
तो खुद ब खुद लौटकर उन्हीं के पास आएंगे। अहंकार इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि उसे सच सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। बस वही कुछ शारदा जी के साथ हुआ। अब शारदा जी जब चाहे अपनी बेटी को अपने घर बुलाकर उसके आने का जश्न मनाती। दामाद राजेश एक नंबर का लालची आदमी था। जब उसे पता चल गया कि साला सोमेश अब घर में नहीं रहता तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। एक दिन राजेश शारदा जी के पास आकर बोला, माँ जी, आपकी पेंशन आती है, अगर आप इसकी एफडी या किसी फंड में कटवा देंगी तो आपका पेंशन दोगुना हो जाएगा। अरे नहीं दामाद जी, मुझे ऐसी अनपढ़ औरत को ये सब कहाँ समझ में आता है। मैं तो अपनी 20,000 की पेंशन में ही बहुत खुश हूँ और उसमें मेरा खर्चा पानी और आप लोगों की सेवा आराम से हो जाती है। आप समझ नहीं रही माँ जी, अगर ये 20,000 रुपये महीने के 40,000 हो गए तो आप अपने मन मुताबिक घूमना फिरना कितने आराम से कर सकती हैं। अभी तो सिर्फ दाल रोटी का खर्चा ही चलता है, कल को बुढ़ापे में दवाई और मेडिकल का खर्चा भी होगा। और अब तो साले साहब भी आपके पास नहीं है। अगर आप अपना बुढ़ापा अभी से प्लान करेंगी तो आपको दुख बीमारी में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। वैसे हम तो हैं यहाँ आपकी सेवा पानी करने के लिए। क्यों रचना, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, आपके दामाद बाबू बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने तो अपने मम्मी पापा जी के लिए भी कई स्कीम और प्लान बना रखे हैं। बहुत फ़ायदा होता है, कभी कभी तो लाखों का फ़ायदा हो जाता है। अपने पति की तरफ इशारा करते हुए रचना बोली। यह सुनकर शारदा जी बेटी दामाद के मुंह में अंधी होकर बिना सोचे समझे अपने दामाद को हाँ बोल दिया। अब राजेश शारदा जी के सारे पैसों की देखभाल करने लगा। शारदा जी को बताता, माँ जी, एक अच्छी स्कीम आई है, अगर आप कहें तो आपका पैसा लगा दूं। और वो आशीर्वाद देते हुए अपने दामाद को हाँ बोल देती। एक दिन अचानक राजेश शारदा जी के घर पर 4-5 लड़कों को लेकर आया, जिसे देखकर शारदा जी बोली, दामाद बाबू, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे माँ जी, इतना बड़ा मकान खाली पड़ा है, क्यों ना इसे किराए पर चढ़ा दिया जाए। ये लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो भटक रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये लोग किराया भी अच्छा देंगे। अब से आपकी 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में होगा। दामाद जी की बात सुनकर शारदा जी फूली न समा रही थी। वाह बेटा, इतना तो मेरा सगा बेटा भी मेरे बारे में नहीं सोचता जितना मेरा दामाद सोचता है। सच में भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आप जैसे दामाद मुझे बेटे के रूप में मिले, बोलकर शारदा जी उन्हें आशीर्वाद देने लगी। मगर शारदा जी को पता नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है। धीरे धीरे घर की शांति भंग होने लगी। शुरू में शारदा जी ने सोचा, जब घर में लोग होंगे तो शांति कहाँ रहेगी। कॉलेज के जवान लड़के थे, कॉलेज से लौटकर आते तो खूब शोर मचाते, तेज आवाज़ में विदेशी गाने चलाते, अपने और दोस्तों को लाकर कमरे में पार्टी करते। मगर एक दिन तो हद ही हो गई। उनमें से किसी का जन्मदिन था तो रात के 12 बजने के बाद भी शोर शराबा बंद नहीं हुआ। तो शारदा जी गुस्से में छत पर बने कमरों में पहुंची और दरवाज़ा खटखटाकर जोर से बोली, तुम लोग बंद करो अपना ये तमाशा। घर है ये, कोई होटल नहीं जो तुम लोग ऐसे चिल्लाते रहोगे। अरे क्या हुआ अम्मा, रोहित का जन्मदिन है तो थोड़ा सेलिब्रेट तो बनता है, आप भी आ जाओ, थोड़ा नाचो गाओ। उनमें से एक लड़का बोला जिसने शराब पी रखी थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो सभी लड़के नशे में झूम रहे थे। राम राम करते हुए शारदा जी सीढ़ियों से वापस नीचे उतर आई और सीधा अपने घर का दरवाज़ा जोर से लगा लिया। ऊपर नीचे दोनों कुंडी अच्छे से बंद कर ली। हिम्मत तो कर ली थी मगर उनका मुंह कलेजे को आने लगा। कॉलेज के बच्चे उन्हें हवान नज़र आने लगे। आजकल अखबारों में बड़े किस्से और कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। बूढ़े बूढ़ियों को मारकर घर लूट कर ले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई उनके चीख पुकार भी नहीं सुनेगा। घर में अकेली है। अनाप शनाप बातें सोचकर शारदा जी
भय से थरथर कांपने लगी और अपनी बेटी रचना को फ़ोन लगाया। रात के 2 बजे ना तो बेटी ने फ़ोन उठाया और ना ही दामाद ने। कुर्सी पर बैठे बैठे ही फ़ोन को छाती से लगाकर कब शारदा जी को नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही रचना का फ़ोन आया। क्या हुआ माँ, रात के 2 बजे इतने सारे फ़ोन क्यों किए थे? क्या आपको नहीं पता कि रात को इंसान सो जाता है और आप हो कि गप्पे मारने के लिए न दिन देखती हो न रात? रचना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं गप्पे मारने के लिए आधी रात को तुझे फ़ोन क्यों करूँगी? कोई मुसीबत आई होगी तभी तो तुझे बार बार फ़ोन लगा रही थी। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई आपको? उबासी लेते हुए रचना ने लापरवाही से पूछा। बेटी, जो बच्चे ऊपर वाली मंजिल में किराए पर रहने के लिए आए हैं, उन बच्चों की बदतमीजी दिन भर बढ़ती जा रही है। कल रात को शराब पीकर तमाशा कर रहे थे, मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। अरे तो आपको क्या ज़रूरत थी उन लोगों से कुछ बोलने की? चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। रचना, ये तुम मुझसे किस तरह से बातें कर रही हो? अरे माँ, मेरा मतलब है चुपचाप सो जाती। आपको ज़रूरत क्या है किसी के भी फटे में टांग अड़ाने की? मुझे नहीं पता, आज ही इन लड़कों को मेरे घर से बाहर निकालो। दामाद जी से बोलो अभी आए और इन लोगों का निपटारा कर दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बदमाश लड़के मेरे घर में, समझी तुम? अच्छा माँ, ठीक है, अब मुझे चाय बनाने दो। तुम्हारे दामाद जी उठेंगे तब मैं उन्हें घर भेजती हूँ। तब तक तुम भी आराम से चाय बनाकर पी लो, कहकर रचना ने फ़ोन रख दिया। उसी समय शारदा जी भी चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जैसे ही बरामदे की तरफ गई तो सामने देखकर उनके हाथ से चाय छुटकर नीचे गिर गई। हे भगवान, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर को अपवित्र कर डाला। जिस घर में पुरखों ने कभी चिलम तंबाकू नहीं खाया पिया, वहाँ पर आज शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। शायद रात में उन लड़कों ने बालकनी में आकर उधम मचाया था, वहीं खाया पिया होगा, तभी तो इतना सारा कचरा फैला हुआ है। शारदा जी डर के मारे वापस घर के अंदर दरवाज़ा लगाकर सोफे पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, काम वाली अपना काम करके चली गई। उनकी भूख तो जैसे मर ही गई थी। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रात को दरवाजे की घंटी बजी तो 1 मिनट के लिए शारदा जी बहुत घबरा गई। फिर बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए माँ जी, मैं राजेश हूँ। दामाद का नाम सुनते ही जैसे उनकी जान में जान आई, दौड़कर दरवाज़ा खोला और बोली, दामाद जी, आपको सुबह ही आ जाना चाहिए था, मगर आप तो रात में भी आराम से चले आ रहे हैं। आपको पता है मेरे घर में क्या हुआ है? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। इस विषय में मैं बच्चों से भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने गलती से कर दिया। आप आराम से बैठिए, हम बात करते हैं। सुनिए माँ जी, जवान खून है, उन बच्चों से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें तो किराएदारों के साथ होती रहती हैं। बड़े आराम से राजेश ने कहा। दामाद जी, आपको ये छोटी सी बात लगती है? हम शुद्ध शाकाहारी लोग ये मांस मछली कभी सपने में भी नहीं देखे, और आप कहते हैं कि इन लोगों को माफ़ कर दो। नहीं, इन लोगों ने मेरा घर अपवित्र कर दिया है। मुझे आज ही मेरा घर खाली चाहिए। इन लोगों को आप लेकर जाइए यहाँ से। मेरी तरफ से भले ही सड़क पर रही, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए माँ जी, आप मान जाइए। और जहाँ तक सवाल है इन लोगों से घर खाली करवाने का, तो अब ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है का क्या मतलब हुआ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, यह घर मेरा है। मैं जब चाहे जिसे इस घर से निकाल सकती हूँ। हाँ, निकाल सकती थी, मगर जब आप इस घर की मालकिन थी। अब ये घर आपका नहीं है, और ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि जैसे सीधा सच्चा आपका बेटा सोमेश इस घर से निकल गया, वैसे ही किराएदार भी आराम से निकल जाएंगे। मैंने पैसे एडवांस में ले रखे हैं। 2 साल से पहले इनसे घर खाली नहीं करवाया जा सकता। दामाद जी, वो सब तो ठीक है, मगर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ? गुस्से से शारदा जी बोली। माँ जी, पहले तो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस घर को मैंने अपने नाम पर करवा लिया है, और अब मैं
जब चाहूँ जिसे चाहूँ किराए पर रखूँ, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए। इतने सालों में पहली बार अपने दामाद के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर शारदा जी शक पका गई। फिर राजेश बोला, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लिए माँ जी, अगर आपको यहाँ रहना है तो बिल्कुल गूंगा बहरा बन के रहना होगा, वरना फ्री फोकट में रहने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दामाद जी, आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मेरा मकान धोखे से अपने नाम करवा लिया, रचना को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। अभी फ़ोन करके अपनी बेटी को तुम्हारी सारी काली करतूत बताती हूँ, बोलकर शारदा जी ने रचना के पास फ़ोन मिलाया। रचना के फ़ोन उठाते ही शारदा जी ने दामाद जी द्वारा कही गई सारी बातें उसे बता दी। जैसे सुनकर बेटी बोली, अरे माँ, अब इस बुढ़ापे में तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? घर में रहने को मिल रहा है, यही बहुत है। और फिर अब रुपये पैसा से मौत छोड़ो और भगवान का भजन किया करो। वैसे भी ये सब बाद में आप मुझे ही देने वाली थी, अगर उससे पहले मैंने अपने नाम करवा लिया तो क्या गलत किया। रचना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन मेरे ही पेट में छुरा घुसा देगी। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आखिर मैंने तुझे कमी क्या रखी? हमेशा अपने बेटे बहू से छुपाकर तुझे पैसे और गहने देती रही, यहाँ तक कि अपने पैसों से प्लाट भी दिला दिया तुझे, मगर तेरा लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और अब तूने धोखे से अपनी बूढ़ी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, और तो और तूने पेंशन भी नहीं छोड़ी मेरे लिए। शारदा जी बोलते जा रही थी, मगर ये क्या, उधर से रचना ने फ़ोन कब काट दिया पता ही नहीं चला। शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटे दामाद ने मिलकर इतना बड़ा धोखा किया। हे मेरे बंसी वाले, ये मैंने क्या कर दिया? अपने श्रवण जैसे बेटे बहू को खो दिया। बेटी को भर भर के पैसा दिया, वहीं बहू को एक एक पाई के लिए तड़फा दिया। बेटी के कहने पर बेटे को तंगहारी में भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि बेटी के लिए सोने की चैन बनवा दी। अपने खुशहाल परिवार को अपने हाथों से आग लगा दी मैंने। फिर भगवान मुझे सुख शांति वाली ज़िंदगी कहाँ से देगा? बोलकर शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी, मगर उनकी आवाज़ सुनने वाला आज उनके पास कोई नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।